तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें है अहमद शाह अब्दाली और सिखों की जद्दोजहद। सो अहमद शाह अब्दाली बार बार हमला करता है, अपनी ज़िंदगी में 9 बार हमला करता है वो पंजाब पे। पहली बार हार के गया, उसके बाद हर टाइम वो जीता। जितनी बार भी आया कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। मोहम्मद शाह रंगीले के बाद जाने के बाद उनका बेटा अहमद शाह अब मुग़ल बादशाह बनता है। अहमद शाह भी कमज़ोर है। सो अहमद शाह मुग़ल बादशाह और अहमद शाह अब्दाली अफ़गान बादशाह। जब अब्दाली का हमला होता है तो वही मीर मन्नू लाहौर का हाकिम होता है। वो उससे मुकाबला भी करता है, हार जाता है, और फिर वो अहमद शाह को ये रिकमेंडेशन भेजता है, कहता है कि अहमद शाह अब्दाली अब बहुत ताकतवर हो गया है, लाजमी है कि पंजाब अहमद शाह को दे देना चाहिए। सो उस टाइम पे पंजाब मुग़ल सूबा नहीं रहता, अहमद शाह अब्दाली का सूबा बन जाता है और अफ़गान्स को सीड कर दिया जाता है पंजाब। लेकिन सीड कर दिया? सीड मतलब कि दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है ओके। पंजाब अफ़गानों के लिए। लेकिन क्या होता है कि अफ़गानों को पंजाब की हुकूमत में कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनका मकसद हमेशा लूटना होता है। कोशिश करता है अहमद शाह अब्दाली, अपने बेटे तैमूर शाह को वो सूबेदार बना देता है लाहौर का, और थोड़ी देर के लिए तैमूर शाह लाहौर में राज करता है। पर मुग़ल दरबार ने भले ही पंजाब को दे दिया हो, अफ़गानों को दे दिया हो, उनके जो पंजाबी उनके गवर्नर सूबेदार हैं, उनको ये बात नामंजूर होती है कि पंजाब अफ़गानों के पास चला जाए। तो वो अपनी कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके के साथ हम वापस पंजाब ले लें अफ़गानों से। तो अदीना बेग एक सूबेदार होता है मुग़लों का, जो जलंधर एरिया का गवर्नर होता है। उसका सिखों के साथ एक बहुत अजीब किस्म का रिश्ता होता है। कभी वो सिखों को अपने साथ मिला लेता है, कभी वो सिखों से लड़ाई करता है। तो उस टाइम पे मराठा फौज नॉर्थ तक पहुंचती है अपनी रेड्स में। मराठा तब तक बहुत ताकतवर हो गए होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे मराठों को जो मालवा एरिया है सारा, वो मराठों को दे दिया जाता है। जो इलाहाबाद वगैरह का इलाका, वो भी मराठा गवर्न करते हैं। डेक्कन तो उनके गवर्नेंस होती ही है ऑलरेडी। सो पेशवा बाजीराव के टाइम पे मैक्सिमम प्रोग्रेस होती है मराठास की नॉर्थ की तरफ। और जो राजपूत होते हैं वो बहुत नफरत करते हैं मराठों के साथ, क्योंकि मराठास वहाँ पे रेड भी करते हैं और मालवे की सूबेदारी भी उनको दे दी जाती है। तो उस टाइम पे अदीना बेग एक बड़ी फौज इकट्ठी करता है, उसमें सिख भी शामिल होते हैं, उसमें मराठास भी शामिल होते हैं। तो वो फिर पंजाब पे हमला करती है पूरी फौज। सबसे पहले वो सरंद पे टूट पड़ते हैं, फिर क्योंकि सरंद फिर से डेवलप हो गया होता है, फिर से आबाद हो गया होता है, और सिख और मराठा फोर्सेस मिल के सरंद को फिर से खूब लूटते हैं दोनों आर्मीज़। और उसके बाद वो लाहौर तक जाते हैं, और लाहौर से वो चनाब नदी तक तैमूर शाह को भगा के पार करा देते हैं और वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है। सो जो अफ़गानों की सूबेदारी लाहौर की वहीं ख़त्म हो जाती है। मराठों के लिए लाहौर को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लाइंस नहीं मेंटेन हो सकती। तो मराठास भी लाहौर छोड़ के चले जाते हैं, और फिर से पंजाब में दोबारा से वहाँ पे केओस फैल जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ पे अब अफ़गान राज कर रहे हैं, ना वहाँ पे मुग़ल राज कर रहे हैं। अब दिल्ली में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो दिल्ली में वो जो फैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, देयर इज़ कांस्टेंट जॉकिंग फॉर पावर। तो कभी एक फैक्शन हावी हो जाती है, कभी दूसरी फैक्शन हावी हो जाती है। फाइनली जो पर्शियन फैक्शन है सफदरजंग की, उसको हटा दिया जाता है। सो सफदरजंग वज़ीर से हटा दिया जाता है, वज़ीरी से हटा दिया जाता है, और सफदरजंग वापस अवध चला जाता है। और दिल्ली में राज कभी होता है तुरानी फैक्शन का, कभी होता है हिंदुस्तानी फैक्शन का। एज इन जैसे लोकसभा सीट? हाँ, लेकिन डंडे के जोर पे, नॉट वोट्स। तो दिल्ली में क्या होता है कि तुरानी फैक्शन में जो
एक नया फोर्स उठता है जिसका नाम होता है इमादुल मुल्क। सो इमादुल मुल्क तुरानी फैक्शन के जो कमरुद्दीन की हम बात कर रहे थे, कमरुद्दीन का एक और बेटा होता है इंतज़ामुद्दौला, जो सफदरजंग के बाद वज़ीर वो बन जाता है। और ये जो इमादुल मुल्क होता है वो उसका भांजा होता है, इंतज़ामुद्दौला का भांजा। सो सब एक ही परिवार के होते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सर हम फैक्शंस की बातें क्यों कर रहे हैं? वाज द सुप्रीम लीडर दैट वीक? The supreme leader was almost non-existent. So Ahmad Shah was weak. तो अहमद शाह was deposed by इमादुल मुल्क, और उसकी जगह पे एक उससे भी वीक एम्परर बिठा दिया जाता है, आलमगीर द सेकंड, और राज फिर उसके नाम पे इमादुल मुल्क करता है। सो ये हाल मुगल एम्पायर का उस टाइम पे हो गया था कि ये जो अलग अलग पावर ब्रोकर्स थे वो दिल्ली पे राज उनका चलता था, नाम सिर्फ मुगल बादशाह का होता था। सो उस टाइम पे एक जो हिंदुस्तानी फैक्शन का सूबेदार होता है नाजीब खान रोहेला, वो दिल्ली में सबसे पावरफुल वो हो जाता है, मराठों को दिल्ली से वो भगा देता है और दिल्ली में वो हुकूमत करता है। नाजीब खान रोहेला नॉमिनली वो हुकूमत करता है नए मुगल बादशाह के नाम पे, जिसका नाम है शाह आलम, जो आलमगीर द सेकंड को जब उसके भी असैसिनेशन हो जाती है, उसका बेटा अली गौहर शाह आलम द सेकंड बन जाता है। पर वो तख्त पे नहीं बैठ सकता क्योंकि वो जाके बिहार बंगाल में छुपा होता है बहुत देर से, क्योंकि उसको खतरा होता है मुगल कोर्ट में इमादुल मुल्क से। इमादुल मुल्क और मराठाज एक साथ में होते हैं, तो उसके नाम में नाजीब खान रोहेला वहाँ पे राज करता है। इतने टाइम में अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स बिल्कुल लगातार चलती रहती हैं, और पंजाब में खास करके अहमद शाह अब्दाली की टक्कर सिखों के साथ अक्सर होती है। सिखों का जो एक इमेज बना हुआ है ना कि वो रक्षा करते हैं, वो इमेज अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स के दौरान ही बना है। तो पहले मैं थोड़ी सी पोइट्री पढ़ के मैं आपके दर्शकों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब अहमद शाह अब्दाली आता था तो कैसे वहाँ पे दहशत फैलती थी लोगों के बीच में। सो ये कविता है, एक दूसरा पंथ प्रकाश है जो ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा है, ये उनके पंथ प्रकाश से कविता है। कैसे अफगान आते थे। सो अटक इज अ टाउन ऑन द बाउंड्री, इंडस रिवर पे है, अफगानिस्तान पंजाब की बाउंड्री पे। उतरे ओ अटक उरार कटक ले, 3 लाख जब जंगी, छोड़ पंजाब मरट्ठे रहटे, भय कुरंग कुरंगी। 3 लाख का कटक फौज लेके जब अटक पहुंचा अहमद शाह अब्दाली, मराठे अपने घोड़े लेके पंजाब से भाग गए। सो ये लिखते हैं ज्ञान सिंह। मुल्की लोग गरामन धामन निज तज चले पलाई, ठौरे ठौर भाजड़ा पैया डर गिलजियों को खाई। गिलजी होते हैं पठान, ट्राइब ऑफ पठान्स, के जो गांव थे जो शहर थे सब खाली हो गए पठानों के डर से। निज निज जना ले कर सब जन हिंदू लोक पहारी, धसे किरत बहु बसे मालवे उजरे नगर हजारी। कोई पहाड़ों में भाग गया, कोई मालवे की तरफ भाग गया, नगर के नगर सारे उजड़ गए। तब के खेह पड़े हैं अब लो बीच पंजाब अपारे, कत्ल करत और लूटत मारत गिलजे आए डरारे। कत्ल करते लूटते मारते गिलजी आ रहे हैं और सबको डरा रहे हैं। तो दहशत सब जगह। सिख क्या करते थे, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को पहाड़ों में भेज देते थे, जंगलों में भेज देते थे, छिपा देते थे, और अहमद शाह अब्दाली के साथ कभी सीधा सामना नहीं करते थे। जब वो वापस जा रहा होता था तब वो हमला करते थे अहमद शाह अब्दाली पे। एक टाइम आया जब अमृतसर पे हमला होने वाला था, तो वहाँ पे जो अकाल तख्त के जत्थेदार थे बाबा गुरबख्श सिंह, उन्होंने फैसला किया कि अब के बार न भागना नहीं है हमने, अब के बार हम मुकाबला करेंगे। बहुत बड़ी फौज पठानों की आई, 40 लोग थे, और उन्होंने डट के मुकाबला किया
और अल्टीमेटली 40 के 40 सब मारे गए। आप श्री हरमंदिर साहब गए हो कभी? हाँ जी। तो श्री हरमंदिर साहब से आप अकाल तख्त की तरफ देखो तो साइड में कुछ इमारतें हैं छोटी, वहाँ पे 2 बड़े निशान साहब लगे हुए हैं और पीछे एक छोटा सा गुरुद्वारा है जिसका नाम, जो डेडिकेटेड है भाई गुरबख्श सिंह को। ये वही गुरबख्श सिंह हैं जिन्होंने वहाँ पे अफगानों का मुकाबला किया था। और कहते हैं कि जो 2 बड़े निशान साहब लगे हुए ना वहाँ पे, उसी जगह पे वो गिरे थे लड़ते लड़ते। तो उनका भी बहुत लंबा प्रसंग लिखा हुआ है। पर मैं अब बात करने वाला हूँ दूसरी साइड से। सो मुझे बहुत दिलचस्पी है मल्टीपल अकाउंट्स में। तो मैंने इस किताब में जहाँ पे सिखों के अकाउंट्स लिखे हैं, साथ में मुग़ल के आई विटनेस अकाउंट्स भी दिए हैं। तो ये लड़ाई जब हुई थी ना, ये एक जिहाद के दौरान हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली ने जिहाद का ऐलान किया पहली बार, सिखों के खिलाफ जिहाद, रिलीजियस वॉरफेयर। रिलीजियस वॉर, कि इस कौम को ख़त्म कर देना है। तो साथ में उनके काजी नूर मोहम्मद आए थे, जो उनके बड़े विद्वान थे, स्क्राइब भी थे, और उन्होंने इस सारी लड़ाई का वर्णन लिखा है। जंगनामा उसका नाम है, फ़ारसी में लिखा है। तो उसके तर्जमे हुए हैं, तो उनके तर्जमे मैंने लिए हैं जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे अंदाज से वो 40 सिख लड़े कि काजी नूर मोहम्मद देखते दंग रह गए। और वो गालियां भी बक रहे हैं और उसमें रिस्पेक्ट भी नज़र आ रही है। वो बता रहे हैं कि कैसे एक एक कोई लड़ता है हमारे साथ, और उसमें वो सिखों के वॉरफेयर की डिस्क्रिप्शन देते हैं काजी नूर मोहम्मद। तो वो जो वॉरफेयर का तरीका था, उसका एक नाम था, उसको कहते थे 2.5 फट। फट का मतलब होता है वार या चोट, 2.5 चोट। अच्छा, 2.5 चोट क्या होती थी? एक सिखों का छोटा सा ग्रुप बड़ी फौज के को ऐसे करता था जैसे अटैक करने जा रहा है, और लास्ट मोमेंट पे घोड़ों को भगा के दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते थे। तो जो दुश्मन होते थे वो कहते थे अच्छा ये तो थोड़े से ही हैं, चलो इनके पीछे जाते हैं और इनको मारते हैं। तो जब वो पीछे जाते थे तो वहाँ पे एम्बुश तैयार होता था और फौजी बैठे होते थे, जो फिर जो डिटैचमेंट, पूरी फौज तो आती नहीं थी, गिनती के लोग आते थे थोड़े से लोगों को मारने, फिर उन पे टूट पड़ते थे और उनको मार डालते थे। सो ये गुरिल्ला वॉर के टैक्टिक्स, जिसको 2.5 फट कहते थे, इनके बारे में काजी नूर मोहम्मद ने लिखा है। बहुत कुछ उस टाइम पर हुआ अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स के दौरान। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसको वड्डा कल्लूकारा कहते हैं पंजाबी में, या द ग्रेट होलोकॉस्ट। तो अहमद शाह अब्दाली आ रहा था फौज लेके। तो उस टाइम पे सिखों ने फैसला किया कि बहुत बड़ा एक कैरावैन बना के बुज़ुर्गों औरतों को लेके जाएं टू सेफ्टी। तो पंजाब में एक इलाका है मलेरकोटला, मलेरकोटला स्टेट होती थी, उसके आसपास बहुत बड़ा हज़ारों का एक ग्रुप जा रहा था जिसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग, औरतें और बच्चे भी थे। उसके ऊपर अफगान टूट पड़े। हालांकि सिखों के बड़े बड़े सरदार वहाँ पे थे, रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह शुक्र चकिया वहाँ पे थे, और भी सरदार वहाँ पे थे, पर इतनी बड़ी फौज आई कि वो कुछ कर नहीं पाए। और कहते हैं कि एक ही हमले में सिख पंथ के 30 to 40% सिख पंथ के मेंबर्स एक दिन में मारे गए वहाँ पे। वड्डा कल्लूकारा या द ग्रेट होलोकॉस्ट कहते हैं इस हादसे को, जो अहमद शाह अब्दाली ने कराया। मतलब टोटल सिख पॉपुलेशन, टोटल सिख पॉपुलेशन की सिग्निफिकेंट परसेंटेज एक दिन में एक मिलिट्री एक्शन में मारी गई। वहां से पंथ उठ के फिर आया। सो मैंने जब बात की थी ना शुरू में कि मुझे अपने, अब जो कुछ भी मुझे विरासत में मिला, जिसकी मैं कोई वैल्यू नहीं समझता था, उसकी वैल्यू मुझे तब समझ आनी शुरू हुई जब मैंने इस समय का इतिहास पढ़ा। ये कल्लूकारे, मीर मन्नू के काम, ज़करिया खान के काम, कैसे कैसे हालातों में से उस टाइम के सिख गुजरे,
और ये सब स्ट्रगल के बाद ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा। सो अहमद शाह अब्दाली को सिखों से इतना ज़्यादा इरिटेट हुआ था वो कि उसने कुछ मतलब मेजर छोड़ा ही नहीं, इस हद तक कि श्री हरमंदिर साहब को बारूद लगा के उसने एक्सप्लोड कर दिया पूरे श्री हरमंदिर साहब को, लाइक बॉम्ब। हाँ, गन पाउडर के साथ ही ब्लू इट अप, पूरी इमारत को ख़त्म कर दिया। सो सिखों में ना एक ट्रेडिशन है कि जो भी श्री हरमंदिर साहब को कुछ करने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं। मस्सा रंगड़ जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, तो अहमद शाह अब्दाली के साथ क्या हुआ, कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जब बारूद लगा के श्री हरमंदिर साहब की इमारत को उड़ाया तो एक ईंट का टुकड़ा एक्सप्लोजन में से निकल के उसके नाक पे लगा और बहुत सारा खून बहा, वहाँ पे गिर गया वो। तो चोट वोट लगा ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि अगले कुछ सालों में वो जो उसको ज़ख़म लगा था ना, दैट स्टार्टेड फेस्टरिंग, उसमें पस, मैगट्स, बुरा हाल उसका हो गया। और कहते हैं कि कुछ सालों के बाद उसी ज़ख़म की वजह से अहमद शाह अब्दाली की मौत हुई, बहुत बुरी मौत हुई उसकी। पर कहते हैं कि ज़ख़म उसको तब लगा था जब श्री हरमंदिर साहब से एक ईंट उड़ के उसके नाक पे लगी थी। सो ये सिखों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो नज़र श्री हरमंदिर साहब पे उठाएगा उसको सज़ा किसी ना किसी तरीके के साथ ज़रूर मिलेगी। यहाँ तो जोत की बात है, हाँ, जोत का पावर। मे बी जोत का पावर, मे बी यूनिवर्स का इंसाफ, हाँ। तुम कुछ भी कह सकते हो इसको।